गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th में आप एक 5 जगत वर्गीकरण के अन्य सभी 5 जगतों का वर्गीकरण और 5 जगतों की सदस्य और उनकी विशेषताओं के संबंध में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हम जो है आपको सबसे पहले मोनेरा जगत पढ़ा चुके हैं, प्रोटिस्टा जगत पढ़ा चुके हैं, कवक जगत के विषय में जानकारी दे चुके हैं। आजकल आपको वनस्पति जगत पढ़ाया जा रहा है और वनस्पति जगत के जो अलग अलग पादप समूह हैं उनके विषय में जानकारी दी जा रही है। सबसे पहले आपको शैवाल के विषय में जानकारी दी गई, उसके बाद जो दूसरे पौधे थे ब्रायोफाइट उनके विषय में जानकारी दी गई, उसके बाद टेरिडोफाइट, उसके बाद जिम्नोस्पर्म और फिर सबसे अधिक विकसित जो पौधे हैं वे हैं एंजियोस्पर्म के विषय में जानकारी दी गई। आज मैं आपको जो पौधों का विकासीय पैटर्न है यानी जो उनका जैव विकास की जो इतिहास है उसके विषय में जानकारी दूंगा ताकि आप एक अच्छा अवधारणा इस वनस्पति जगत वाले पार्ट की विकसित कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनस्पति जगत, ये हमारा अध्याय का नाम है और यहाँ पर आप पढ़ने जा रहे हैं विभिन्न पादप समूहों का विकासीय इतिहास। इस वनस्पति जगत वाले अध्याय का एक अवधारणा आपके मन में विकसित हो, एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ विभिन्न पादप समूहों का विकासीय इतिहास, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स। तो आपने जो पादप समूह पढ़े थे वे कौन कौन से पढ़े थे? सबसे पहले जो पादपों के जीवन इतिहास में जो पादपों का समूह विकसित हुआ उस पादपों के समूह को हम जानते हैं शैवाल के नाम से, या जिसको हम इंग्लिश में एल्गी भी कहते हैं और सामान्य भाषा में इसे हम काई के नाम से जानते हैं। दूसरा जो पादप समूह है वो है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा तीसरा जो पादप समूह है उसका नाम है टेरिडोफाइटा। चौथा जो पादप समूह है उसका नाम है जिम्नोस्पर्म। इसको हम हिंदी में अनावर्त बीजी भी कहते हैं। और अंतिम और सर्वविकसित जो पादप समूह है उसका नाम है एंजियोस्पर्म, या जिसको हम आवर्त बीजी भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो आप ये 5 पादप समूह जो देख रहे हैं इनका क्रम जो है इनकी सरलता से जटिलता की ओर दिया गया है। यानी जब पादप जगत का विकास हुआ, वनस्पति जगत का जब विकास हुआ तो सबसे पहले जो पादप बने वे कौन थे? शैवाल। और शैवाल का जब विकास हुआ तो फिर धीरे धीरे कौन सा पादप समूह विकसित हुआ? ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा के बाद फिर विकसित हुए टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा से फिर विकसित हुए जिम्नोस्पर्म और फिर जिम्नोस्पर्म से विकास किसका हुआ? एंजियोस्पर्म का विकास हुआ। तो हम सरलता से जटिलता की ओर अध्ययन करते हैं। तो ये सबसे सरल पादप कौन है? शैवाल। फिर शैवाल ने थोड़ा सा विकास किया, उसमें थोड़ी सी जटिलता आई तो ब्रायोफाइट हुए। ब्रायोफाइट में और जटिलता आई तो टेरिडोफाइटा का विकास हुआ, उसके बाद जिम्नोस्पर्म बने और फिर जो सबसे एडवांस्ड यानी सबसे उन्नत लक्षणों वाले जो पौधे थे वे थे एंजियोस्पर्म।
अब यहाँ पर जो है ये हम देखते हैं कि इनका जो आवास क्या था। जैसे आप देखें कि शैवाल जो है, ये शैवाल जो है जलीय प्रकृति के ज़्यादा रहे। अधिकतर जो शैवाल होते हैं वो स्थलीय नहीं होते बल्कि जल में पाए जाते हैं, या फिर जो है जल से इनका बहुत गहरा नाता होता है। तो इनका आवास स्थान जो है, वास स्थान इनका जल है, जलीय है। और जो ब्रायोफाइटा होते हैं इनको हम कहते हैं उभयचर, उभयचर या एम्फीबियस, एम्फीबियस इनको हम कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि जो पहले पादप समूह थे शैवाल के रूप में, वे पूर्णतः जलीय थे, अर्थात सबसे पहले पादप जगत का जन्म जल में ही हुआ। लेकिन इसके पश्चात फिर उनमें कुछ ऐसे लक्षण विकसित हुए कि उनका जीवन काल का कुछ हिस्सा जो है जलीय लक्षणों को दिखाता रहा और कुछ हिस्सा जो है स्थलीय लक्षणों को दिखाता रहा। तो उन्हें कहते हैं उभयचर। उभयचर ब्रायोफाइट को हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो निषेचन होता है वो निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है, निषेचन हेतु इनको जल आवश्यक होता है। अन्य इनकी जो जैविक प्रक्रियाएं हैं वे तो स्थल में घटित हो सकती हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन या निषेचन इनका बगैर जल के नहीं हो सकता है। तो चूंकि इनको स्थल के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है, इसलिए हम जो है ब्रायोफाइट को उभयचर या जल स्थलचर पादप भी कहते हैं। इसके बाद जो टेरिडोफाइट में हम चलते हैं, तो टेरिडोफाइट वैसे तो स्थलीय हैं, परंतु ये नमीदार स्थानों में रहते हैं, नमीदार या छायादार स्थानों में ये उगना पसंद करते हैं। और इनको टेरिडोफाइट को हम जनरली जो है फर्न के नाम से जानते हैं। फर्न इनको जो है, क्योंकि टेरिडोफाइट में जो शब्द आया है टेरिडो, इसका मतलब ही फैदर होता है, यानी पक्षियों के पंखे के समान जो है इनकी पत्तियां होती हैं, इसलिए जो है इनको हम टेरिडोफाइटा भी कहते हैं। इसके बाद जो है आगे चलते हैं जिम्नोस्पर्म में। तो जिम्नोस्पर्म का वासस्थान ये पूर्णतः स्थलीय होते हैं और ये थोड़ा मरुद्भिद वाला जो है इनका लक्षण होता है, यानी ये कुछ ऐसे इनके अंदर लक्षण होते हैं जो उनको रेगिस्तान में उगने वाले पादपों के समकक्ष खड़ा करते हैं। इसके बाद जो एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म जो है ये तो पूर्णतः जो है स्थलीय होते हैं और इनमें भी कई प्रकार की विविधता पाई जाती है। ये कुछ मरुद्भिद भी होते हैं, कुछ जो है इनके समोद्भिद होते हैं, कुछ जो है जलोद्भिद होते हैं। तो इनमें तो खैर एडेप्टेशन या अनुकूलन अलग अलग तरह के वासस्थानों के हिसाब से पाया जाता है। अब इनका स्वभाव अगर हम देखें तो शैवाल तो जो है तंतुमय होते हैं, ज़्यादातर बहुत रेशेदार होते हैं, तंतुमय होते हैं, फाइबर लाइक होते हैं। ब्रायोफाइटा जो है ये भी जो है वैसे इसमें जड़ ये तंतुमय होते हैं। तो शैवाल की इस तरह की रचना यानी जड़ तना पत्ती का अभाव होता है इनमें, जड़ तना और पत्ती जैसी जो है संरचना इनमें नहीं पाई जाती है शैवालों में। तो इस तरह की जो रचना होती है इसको हम कहते हैं थैलस। इस तरह की रचना को हम थैलस कहते हैं। इसीलिए जो है कोई जो है इन शैवालों को थैलोफाइटा भी कहता है। किसी वर्णन में थैलोफाइटा भी इनको कहा जाता है। तो थैलोफाइटा का क्या अर्थ है कि ऐसा शरीर जिनमें जड़ तना और पत्ती का अभाव हो उसको हम थैलस कहते हैं। तो थैलस युक्त शरीर जिनमें पाया जाता है उनको हम जो है थैलोफाइटा कहते हैं, जैसे कि शैवाल। अब इसके बाद जो है अगर हम ब्रायोफाइट की ओर चले तो ब्रायोफाइट में थोड़ा बहुत जो है पत्ती जैसी संरचनाएं दिखने लगती हैं। जैसे कि इसमें ब्रायोफाइटा में आप देखें कि इसमें कैसे पौधे आते हैं। इसमें लीवर वर्ट आती है, आप पढ़ चुके हैं। और इसमें मॉस जैसे पौधे आते हैं, मॉस स्टिक आपने देखी होगी अक्सर नर्सरी में। पौधों को क्लाइंबर एज ए क्लाइंबर यूज़ करने के लिए मॉस स्टिक लगाई जाती है। तो ये जो है मॉस की अगर आप रचना देखेंगे तो मॉस जो है थोड़ा बहुत उसमें पत्तियों जैसी संरचना दिखाई देती है और हालांकि वो सत्य जड़ें तो नहीं होती लेकिन जड़ जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं। तो ये इस तरह से इनमें विकास हुआ। जलीय पहले पौधे थे शैवाल के रूप में, फिर वो ब्रायोफाइटा में उभयचर के रूप में हुए। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं टेरिडोफाइटा। अब टेरिडोफाइटा में क्या हो गया कि इनका जो शरीर था वो शरीर में थोड़ा सा जो है उसमें वुडी नेचर आने लग गया, यानी काष्ठीय इनका थोड़ा थोड़ा तना होने लग गया। और तो उसका कारण क्या था कि इनमें प्रथम बार जो है संवहन ऊतक विकसित हुए। प्रथम संवहनीय पौधे हम इन्हें कहते हैं, प्रथम संवहनीय पौधे, क्योंकि इनमें प्रथम बार संवहन ऊतक विकसित हुए। संवहन ऊतक युक्त हैं ये, प्रथम बार इसमें संवहन ऊतक विकसित हुए। संवहन ऊतक आप जानते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है पौधे में संवहन करता है जल और खनिज लवण का, और फ्लोएम करता है
भोजन का परिवहन पौधे के विभिन्न भागों तक। तो इस वजह से जो जाइलम होता है वो वुडी नेचर का होता है, यानी काष्ठीय होता है, तो इसलिए इनके तनों में थोड़ा सा काष्ठीयता आ गई, यानी वुडी नेचर होने लग गया, इसलिए जो है ये थोड़ा सख्त हो गए और थोड़ा लंबे होने लग गए। तो ब्रायोफाइटा तो दुर्बल पौधे थे, शैवाल भी अति दुर्बल थे, ब्रायोफाइट भी दुर्बल ही पौधे थे, हालांकि शैवाल से थोड़ा सा उनमें ज़्यादा शक्ति थी, उतनी दुर्बलता नहीं थी। लेकिन टेरिडोफाइटा में अब थोड़ा पौधे बड़े होने लग गए साइज में। और आप जानते हैं फर्न के पौधे जो होते हैं अक्सर जो है पत्ती आपने देखी होगी, उसका जो छाप होता है वो आप अपने हाथ में लगाते हैं और वाइट कलर का इंप्रेशन जो है यहाँ पर आपको पड़ जाता है। तो वो फर्न पौधे जो होते हैं ये भी नमीदार स्थान में पाए जाते हैं और इनका जो तना होता है वो तना थोड़ा सख्त होता है। सख्त होता है वो किसकी वजह से? वो सख्त होता है समवन ऊतक की वजह से। और अक्सर जो है लड़कियां क्या करती हैं, हालांकि ये बहुत पहले हुआ करता था कि अपनी नाक कान छेदती थी तो उसका एक तना छोटा सा तोड़ के और उसे नाक में लगाती थी और जो ताज़े छीदे हुए कान होते थे उनमें लगाती थी ताकि उनका नाक का और कान का छेद जो है खुला हुआ रहे। तो अक्सर इसका यूज इससे किया जाता था। इसमें थोड़ा सा जो है स्ट्रेंथ आ जाती है, थोड़ा शक्ति इनकी आ जाती है टेरिडोफाइटा में, क्योंकि इनमें जो है समवन ऊतक विकसित हो जाते हैं और इस वजह से इनकी हाइट भी थोड़ा बढ़ जाती है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं जिम्नोस्पर्म में। तो जिम्नोस्पर्म में तो जो अक्सर जो पौधे होते हैं वो ज़्यादातर अधिकतर वृक्ष होते हैं, अधिकतर वृक्ष के रूप में होते हैं, ट्री के रूप में होते हैं। और इसमें जो है पौधे कैसे आते हैं, जैसे चीड़ हो गया, अपना देवदार हो गया और साइकस, इस तरह के बड़े बड़े वृक्ष इसमें आते हैं। और डायनासोर के काल में तो जो है जिम्नोस्पर्म की बहुत अधिक बाहुल्यता थी, बहुत बड़े बड़े जंगल इनके पाए गए जुरासिक काल में। तो ये जो है वृक्ष के रूप में, यानी इनका बहुत अधिक विकास हुआ। लेकिन अगर हम देखें कि अभी तक किसी भी जीव में जो है फूलों का विकास नहीं था। हालांकि अगर हम देखें कि ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा जो है किस संदर्भ में एडवांस है, कि टेरिडोफाइटा में तो समवन ऊतक पाए जाते हैं, ब्रायोफाइटा में समवन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा और एल्गी में क्या अंतर है कि एल्गी में जो है भ्रूण अनुपस्थित होता है, भ्रूण अनुपस्थित होता है, और ब्रायोफाइटा में और उससे आगे के जितने भी पौधे हैं उनमें भ्रूण उपस्थित होता है। तो यहाँ पर एक एडवांसमेंट हो गया, एक जो है यहाँ पर लक्षण का विकास हो गया कि ब्रायोफाइटा में भ्रूण जो है पाया जाता है। भ्रूण यानी युग्मनज के बाद जो है उसकी भ्रूणावस्था प्रारंभ होती है, युग्मनज जो है विभाजित होता है कई बहुकोश के एक रचना में, जिसे हम भ्रूण कहते हैं। तो भ्रूण का स्पष्ट जो है एग्जिस्टेंस मिलता है ब्रायोफाइटा में, भ्रूण की शैवाल में कोई उपस्थिति नहीं मिलती है। इसके बाद टेरिडोफाइटा में भ्रूण मिलता है, लेकिन टेरिडोफाइटा थोड़ा एडवांस ये हो गया कि यहाँ पर समवन ऊतक विकसित हो गया। अब इस टेरिडोफाइटा में बीज नहीं पाए जाते हैं, लेकिन प्रथम बीजीय जो पादप है वो है जिम्नोस्पर्म। प्रथम बीजीय पादप यानी बीज जो प्रथम बार पाए गए वे पाए गए थे जिम्नोस्पर्म में, बीज यानी सीड। ध्यान रखिए यहाँ पे पुष्प का विकास अभी किसी में नहीं हुआ, ना तो जिम्नोस्पर्म में पुष्प है, ना टेरिडोफाइट में, ना ब्रायोफाइट में, ना शैवाल में। तो अब यहाँ पर जो है एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि टेरिडोफाइटा में थोड़ा सा बीज के रूप में कुछ जो है इशारा मिलने लग जाता है, जिसको हम कहते हैं बीजीय प्रकृति। कुछ जो एडवांस कैरेक्टर वाले जो टेरिडोफाइट होते हैं उनमें बीजीय प्रकृति दिखाई देने लगती है, और प्रथम रूप से जो विकसित और सत्य बीज जो पाए जाते हैं वे तो जिम्नोस्पर्म में ही पाए जाते हैं। जबकि और इनमें से कुछ बीज तो आप जो है ड्राई फ्रूट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक चीड़ की एक प्रकार चीड़ की एक प्रजाति होती है जो कश्मीर में अफगानिस्तान में पाई जाती है, उसे हम चिलगोजा कहते हैं। और चिलगोजा जो है एक बीज ही होता है जिसको आप ड्राई फ्रूट के रूप में इस्तेमाल में लाते हैं, और ये बड़ा ही पोषक ड्राई फ्रूट होता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एंजियोस्पर्म में। तो एंजियोस्पर्म में एक और एडवांसमेंट आ जाता है कि इनमें जो है एक तो बीज भी होते हैं प्लस पुष्प भी होते हैं, और वैसे हम माने तो प्रथम पुष्पीय पौधे जो हैं एंजियोस्पर्म को ही माना जाता है। पुष्प जो है वास्तव में सर्वप्रथम एंजियोस्पर्म में ही विकसित हुए, और अधिकतर होते तो ये तीन प्रकार के हैं, वृक्ष, झाड़ी, शाक। वृक्ष के रूप में भी होते हैं, झाड़ी के रूप में भी होते हैं, शाक के भी रूप में होते हैं, यानी हर्ब के रूप में होते हैं, श्रब के रूप में होते हैं, और ट्रीज के रूप में भी होते हैं। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में ये होते हैं शाक के रूप में, यानी शाकीय पौधे ये सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म में। अब एंजियोस्पर्म जो है एक और यहाँ पर अगर आप देखना चाहेंगे कि क्या क्या एडवांसमेंट हुआ था, कि पीढ़ी एकांतरण की अगर हम बात करें तो पीढ़ी एकांतरण क्या होता है? पीढ़ी एकांतरण का आशय है कि किसी भी पौधे के जीवन चक्र में
पीढ़ियों का एक के बाद एक आना। अक्सर जो है पौधों में दो प्रकार की पीढ़ियाँ पाई जाती है। एक पीढ़ी अगुणित पीढ़ी होती है जिसे हम युग्मकोद्भिद कहते हैं, और दूसरी पीढ़ी कहलाती है बीजाणुद्भिद जो कि द्विगुणित होती है। तो यहाँ पर उसका भी जो है विकास क्रमशः होता चला गया पौधों के विकास के साथ साथ। जैसे कि जो शैवाल है, तो शैवाल में जो है स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण नहीं होता है, स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण नहीं। हालांकि हम इस पीढ़ी एकांतरणों को आगे अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ब्रायोफाइटा में क्या होता है कि यहाँ पर जो स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण मिलने लगता है, दो स्पष्ट पीढ़ियाँ यहाँ पर दिखने लगती हैं। जो मुख्य पीढ़ी होती है उसको हम कहते हैं युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद जो है ब्रायोफाइट में मुख्य पीढ़ी होती है, इंग्लिश में इसको हम जो है गैमेटोफाइट कहते हैं। ये अगुणित होती है। और दूसरी जो पीढ़ी होती है जो परजीवी होती है और पूर्णतः आश्रित होती है, आंशिक रूप से आश्रित होती है युग्मकोद्भिद को, उसको हम कहते हैं बीजाणुद्भिद। बीजाणुद्भिद, और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट। तो युग्मकोद्भिद तो अगुणित पीढ़ी होती है, एन से इसे डिनोट कर रहे हैं। बीजाणुद्भिद जो है द्विगुणित पीढ़ी होती है, इसे 2n से डिनोट कर रहे हैं। तो मुख्य पीढ़ी युग्मकोद्भिद, जो भी आपको ब्रायोफाइट दिखाई दे रहा है वो वास्तव में युग्मकोद्भिद ही आपको दिखाई देता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं टेरिडोफाइट में। टेरिडोफाइट में स्थिति थोड़ा अलग हो जाती है। टेरिडोफाइट में जो मुख्य पीढ़ी होती है, पीढ़ी एकांतर तो इसमें पाया जाता है, स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर अंतर क्या आता है कि जो मुख्य पीढ़ी होती है वो युग्मकोद्भिद नहीं होती। यहाँ पर मुख्य पीढ़ी होती है बीजाणुद्भिद यानी स्पोरोफाइट। बीजाणुद्भिद, स्पोरोफाइट इसे हम कहते हैं, जो कि द्विगुणित पीढ़ी होती है जिसे हम 2n से डिनोट करते हैं। और दूसरी पीढ़ी इसमें जो होती है द्वितीय पीढ़ी, वो जो है युग्मकोद्भिद ही होती है। तो यहाँ पे कहानी बदल गई। यहाँ पे युग्मकोद्भिद जो है सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी जनरेशन यहाँ पर क्या हो गई, बीजाणुद्भिद हो गई। युग्मकोद्भिद जो है अगुणित पीढ़ी होती है। अब ऐसा क्यों हुआ कि जो अभी तक ब्रायोफाइट में मुख्य पीढ़ी युग्मकोद्भिद थी, वो टेरिडोफाइट में मुख्य पीढ़ी बीजाणुद्भिद क्यों हो गई? उसका कारण यह है बच्चों कि बीजाणुद्भिद पीढ़ी जो है ज़्यादा शक्तिशाली मानी जाती है, क्योंकि उसमें गुणसूत्रों की संख्या डबल होती है और इसमें जो है अनुकूलता विकसित करने की और ज़्यादा जो है सर्वाइविलिटी यानी जीवन के लिए जो है अनुकूलन इसमें बहुत अधिक पाया जाता है। इसलिए जो बीजाणुद्भिद पीढ़ी को प्रकृति ने अधिक प्रोत्साहित किया और युग्मकोद्भिद पीढ़ी को जो है क्रमशः प्रकृति इसको हतोत्साहित करती चली गई। तो आगे के जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में आप देखेंगे कि युग्मकोद्भिद पीढ़ी का महत्व घटता चला जाता है और एंजियोस्पर्म में तो बहुत ही कम हो जाता है इसका रोल जो है युग्मकोद्भिद का। और बीजाणुद्भिद पीढ़ी क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते पुष्ट होती चली जाती है, शक्तिशाली होती चली जाती है और उसकी जो अवधि है वो भी उसके लाइफ साइकिल में बढ़ती चली जाती है। और इसका कारण मैंने एक ही बताया, इसमें गुणसूत्र की संख्या ज़्यादा होती है, इसका मतलब जीन्स ज़्यादा होती है, यानी नई जेनेटिक कॉम्बिनेशन से बनने की संभावना ज़्यादा होती है और इस तरह से अनुकूलता विकसित होने की भी संभावना अधिक होती है। इसलिए प्रकृति ने बीजाणुद्भिद पीढ़ी को प्रोत्साहित किया और युग्मकोद्भिद पीढ़ी को जो है क्रमशः हतोत्साहित करती चली गई। अब इसके बाद चलते हैं जिम्नोस्पर्म में। तो जिम्नोस्पर्म में भी कहानी वही रहती है जिस तरह की आपने टेरिडोफाइट में देखा, इसमें भी स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण मिलता है। इसमें भी मुख्य पीढ़ी जो है बीजाणुद्भिद होती है और दूसरी पीढ़ी जो होती है वो कम रहती है विकसित और उसका प्रभाव बहुत अधिक नहीं रहता है, उसे हम कहते हैं युग्मकोद्भिद पीढ़ी। युग्मकोद्भिद पीढ़ी। अब यहाँ पर युग्मकोद्भिद पीढ़ी और अधिक सीमित हो गई। यहाँ पर टेरिडोफाइट में युग्मकोद्भिद तो थोड़ा बहुत दिखाई भी देता है,
लेकिन यहाँ पर ये बहुत सूक्ष्म स्तर का पहुँच जाता है जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में युग्मकोद पीढ़ी जो है बहुत छोटी हो जाती है, सीमित हो जाती है और सूक्ष्म उसका आकार हो जाता है, जो कि मादा युग्मकोद्भिद और नर युग्मकोद्भिद के रूप में आपको दिखाई देती है। इसके पश्चात एंजियोस्पर्म में चलते हैं, जो कि हाईली एडवांस प्लांट होते हैं। इसमें तो जो है जिम्नोस्पर्म की तरह ही स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण इसमें भी मिलता है। मुख्य पीढ़ी इसमें भी जो है बीजाणुद्भिद के रूप में होती है। जो भी पौधा आप देख रहे हैं वो बीजाणुद्भिद ही है वास्तव में। युग्मकोद्भिद तो आपको दिखाई नहीं देता है ज़्यादातर। युग्मकोद्भिद को आपको अक्सर जो है परागकण के रूप में आप देखते हैं। परागकण नर युग्मकोद्भिद कहलाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो बीजाणुद्भिद पीढ़ी है इसको प्रमुखता दी गई है, क्योंकि ये द्विगुणित पीढ़ी होती है और युग्मकोद पीढ़ी निरंतर जो है अविकसित होती चली गई है। इसका प्रभाव कम होता चला गया है जब भी आप जो है शैवाल से लेकर आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और इससे स्पष्ट है कि जो प्रकृति का ये रवैया रहा कि बीजाणुद्भिद पीढ़ी को और अधिक शक्तिशाली बनाया जाए, क्योंकि उसमें ज़्यादा जीन्स और ज़्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये जो आपको मैंने ये खाका बनाया, ये जो विकासीय इतिहास इसका समझाया, इससे आपका एक जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप समझेंगे कि शैवाल का क्या स्टेटस है, ब्रायोफाइट का क्या स्टेटस है, और इसी क्रम में अगर आप इसको पढ़ते चले जाएंगे तो आपका एक बहुत अच्छी अवधारणा विकसित होगी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपका वनस्पति जगत का बनेगा। तो जितने भी नोट्स मैंने आपको दिए हैं वीडियो के द्वारा, वे नोट्स जो हैं अलग अलग पादप समूह के ही मैं दे चुका हूं। लेकिन आज का ये जो विकासीय इतिहास था, इसके लिए अलग से मैंने आपको ये वीडियो लेक्चर आज का दिया है। इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है वो है इन विभिन्न पादप समूह में जो पीढ़ी एकांतरण या जो जीवन चक्र होता है वो किस तरह का होता है, उसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को आप 100% सभी छात्र जो हैं सब्सक्राइब करें और सभी लाइक करें और उसमें कमेंट भी लिखें, जिससे कि आप जैसे कई छात्रों को इस संकट काल में, कोरोना काल में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच मिले और वे अपना ज्ञान वर्धन कर सकें। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़।